बच्चों हमने हमारा जो अध्याय 10 है कानून और सामाजिक न्याय उसका पूरा अध्ययन कर लिया है और आज इस भाग के अंतर्गत हम इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आपने ये पूरा अध्याय बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न करके अब इसके हल करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा है? विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में अपने कारखाने या अपनी औद्योगिक इकाइयां क्यों खोलना चाहती हैं? क्यों खोलना चाहती हैं भाई? क्योंकि भारत में अन्य विकसित देशों के मुकाबले श्रम बहुत सस्ता है। अन्य देशों के मुकाबले यहाँ के मजदूर को दिया जाने वाला वेतन बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ पे श्रम सस्ता होता है, मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, कम पैसे में मिल जाते हैं, इसलिए ये विदेशी कंपनियां भारत में अपना व्यापार चलाना चाहती हैं। भारत में विदेशी कंपनियां कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, यानी कि उनका खर्चा तो उनको कम करना पड़ता है, साथ में उनको आमदनी अधिक होती है। भारत का बाजार बहुत बड़ा है। बाजार बहुत बड़ा होने का मतलब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं, इसलिए जो भी वो वस्तुएं बनाते हैं उनकी यहाँ पे खपत आसानी से हो जाती है। इसलिए भी बहुत बड़ा होने के कारण, बाजार बड़ा होने के कारण ये कंपनियाँ यहाँ पर बहुत फ़ायदा कमाती हैं, यहीं पे वस्तुओं का निर्माण करती हैं और यहीं पे उनकी खपत कर देती हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में अन्य घटकों की उपलब्धता में भी फ़ायदा होता है। अन्य घटकों में क्या आता है भाई? बिजली होती है, पानी होता है, वो भी यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही बच्चों विदेशी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत भारत के सरकारी नीतियों का भी फायदा होता है, यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं उनके अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष लाभ के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं, तो इसके माध्यम से भी उन्हें फ़ायदा अधिक होता है। भारत में कारखाने खोलने से विदेशी कंपनियों को बहुत सारा मुनाफा होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है, इसीलिए कंपनियां भारत में अपना व्यापार, अपने उद्योग चलाना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से पीड़ित को सामाजिक न्याय मिला? यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की जा रही है। सामाजिक न्याय किसके लिए? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी के अंदर जो लोग थे उनको क्या सामाजिक न्याय मिला? बिल्कुल नहीं मिला बच्चों। अभी तक भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है। उनकी सभी मांगे आज तक पूरी नहीं की गई हैं और वे इसके लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। उनकी मांगे क्या है भाई? हम देख लेते हैं। पीने के पानी, साफ पानी के लिए वो मांग कर रहे हैं, साथ में पीड़ितों को नौकरी उपलब्ध कराने की वो मांग कर रहे हैं, साथ में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वो मांग कर रहे हैं, और अंत में जो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे एंडरसन, यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन कौन थे? एंडरसन थे। एंडरसन को भी वो सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न होता है। तीसरा प्रश्न है, इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। सरकार की भूमिका हमने देखी थी बच्चों। ये जो इकाई है, कौन सी इकाई की बात हो रही है? यहाँ पर यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसकी बात हो रही है, अमेरिकी कंपनी की। तो इसमें सरकार की लापरवाही क्या क्या रही, कौन कौन सी भूमिकाएं रही? सरकार के पास काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है जिससे उन्हें बिना चूके पूरा करना होता है। किसी भी तरीके के शोषण या फिर अन्य मांगों को पूरा करने के लिए कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कानून को कायम रखना, सबसे पहला कानून बनाने के बाद में उसको कानून को कायम रखना और यह सुनिश्चित करना कि कानून का पालन सभी जगह पर हर व्यक्ति से हो रहा है या नहीं, यह भी ध्यान रखना, यह भी निरीक्षण करना किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है। निजी कंपनियों की सारी गतिविधियों पर ध्यान देना, किसी भी तरीके के कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें उचित सजा देना भी किसका कार्य है? सरकार का कर्तव्य है। संसद में बजट पेश करना भी सरकार का काम होता है। बजट यहाँ पे क्यों आया बच्चों? क्योंकि बजट के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं में व्यय किया जाता है। तो ऐसी योजनाएं जो कि आम जनता में सामाजिक न्याय स्थापित करें, ऐसी योजनाएं बजट के माध्यम से पेश की जानी चाहिए, जिसमें कि उनके खर्च का विवरण होना चाहिए। सबके अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व होता है। तो इस प्रकार से ये सारे दायित्व किसके हैं? सरकार के हैं। चौथा प्रश्न है, आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोतों के बारे में बताना है।
हवा, पानी, मिट्टी के प्रदूषण के संदर्भ में चर्चा करते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं? बच्चों, ये जो प्रश्न है ये अति महत्वपूर्ण है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है भाई? क्योंकि हर बार परीक्षा में आप अपने परीक्षा के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें यह प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित उसके उपाय और उसके सुझाव, ये हमेशा पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को आप अपने हिसाब से भी करने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे होते हैं प्रदूषण से संबंधित, वायु, पानी या फिर मिट्टी के प्रदूषण से संबंधित जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, उनको आप लिख के इसका पूरा निबंधात्मक उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। हमारे इलाके में प्रदूषण फैलाने वाले जो स्रोत हैं उनमें हवा है। हवा फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाले धुआं से और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं से फैलती है। पानी है, पानी उद्योग और फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है, उसका जो कचरा होता है, उससे प्रदूषण होता है पानी का। मिट्टी का प्रदूषण घरों में और सड़कों के निर्माण में, और वहाँ पर जो ढेर होते हैं वहाँ पे पेड़ों की कटाई से मिट्टी का प्रदूषण हो रहा होता है। उपाय के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं भाई? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, गाड़ियों में पेट्रोल की जगह सीएनजी गैस का उपयोग किया जाए, उद्योगों को नदियों से दूर केंद्रित किया जाए। ये कुछ उपाय है, बाकी और भी उपाय अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। आपकी नज़र में कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। अन्य उपाय के अंतर्गत अत्यधिक घरों और फैक्ट्रियों के निर्माण को रोकना चाहिए। लगातार जो फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और जो लगातार आवासीकरण हो रहा है उसको कम किया जाना चाहिए। नदियों में कूड़ा कचरा न फेंकना और न ही फेंकने देना, यानी कि जल के जितने भी स्रोत हैं उनमें आप गंदगी नहीं करोगे और न ही किसी को करने दोगे। पांचवा प्रश्न है, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहले वाली बात की, एक ही प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न छुपे हुए हैं बच्चों। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में जो आते हैं इस तरीके से आते हैं, यानी कि कुल 6 नंबर का प्रश्न होता है। इनको हमें अलग अलग तरीके से उत्तर देना होता है। तो इस प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा है कानून को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि कानून को लागू करने का मतलब क्या होता है कि उस कानून का आम जनता द्वारा पालन करवाना और उस कानून को इस्तेमाल में लाना। लागू करने का मतलब यही होता है कि आम जनता उस कानून पर पूरा ध्यान दे और उसको अपने जीवन में अपनाए। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। किसकी होती है बच्चों? सरकार की। कानून को नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए या फिर उसके विकास के लिए बनाया जाता है। उसके लागू होने पर उसे प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए कानून को लागू करना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कानूनों से लोगों की सुरक्षा होती है, अधिकारों की रक्षा होती है। छठा जो प्रश्न है, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण देने हैं आपको। कानून के द्वारा बाजार में हो रहे लोगों के शोषण, अन्याय को रोका जा सकता है, इसलिए कानून के जरिए बाजार सही ढंग से काम करते हैं। बाजार में मजदूरों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए सरकार को न्यूनतम मेहनताना कानून जारी कर दिया गया है। अक्सर निजी कंपनी के मालिक, साहूकार व ठेकेदार अपने निजी मुनाफे के लिए मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं, ताकि यह सब बचा रहे और यह सब बचे हुए पैसे खुद ले लें। यानी कि कंपनियां होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कार्य करती हैं, अपने मुनाफे के लिए कार्य करती है, इसलिए कानून बनाना ज़रूरी होता है ताकि कंपनियों पर अंकुश लगा रहे। ऐसे में कानून ही मजदूरों की मदद कर सकते हैं, इसलिए मजदूरों के लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए। 7वां प्रश्न है बच्चों, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? यानी कि सरकार के द्वारा अगर किसी कंपनी को 100 किलोमीटर दूर स्थापित कर दिया जाए और आप उसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपने तरीके से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। फैक्ट्री के दूर हो जाने पर आने जाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि दूरी से आएंगे आबादी वाले क्षेत्र में। दूसरी बात,
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, घर का काम करके फिर फैक्ट्री जाना पड़ेगा, फिर आने जाने में भी समय लगेगा। पूरी दिनचर्या बदल जाएगी, परिवार के साथ समय बहुत कम मिलेगा, सुबह बहुत जल्दी उठना होगा, रात को घर आने में देर हो जाएगी और भी बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। आप अपने मन से भी ये बहुत सारे बदलाव लिख सकते हैं कि आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। यानी कि पहले का मतलब 1984 से पहले, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उससे पहले की बात की जा रही है, क्योंकि उसके बाद में तो हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है पर्यावरण के प्रति। तो पहले किस तरीके से पर्यावरण के ऊपर लोगों की मांग रहती थी, पर्यावरण के बारे में लोग सोचते थे, और अब किस तरीके से सोचते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो बच्चों, पहले पर्यावरण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लोग पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों से अनजान थे, यानी कि लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि लोगों में शिक्षा की भी कमी थी, इसलिए लोगों को यह बिल्कुल भी भान नहीं था कि प्रदूषण किस प्रकार से हमें हानि पहुंचा रहा है। वे यह नहीं जानते थे कि पर्यावरण अनमोल है, इसे मुफ्त मानते थे, इसलिए आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करते थे। सारे उद्योग बेफिक्र होकर हवा, पानी और प्रदूषण छोड़ रहे थे। ये सब चीज़ें पहले की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में अब क्या हो गया है, ये सब चीज़ें बदल गई हैं और अब लोगों में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता आ गई है कि किस प्रकार से पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, ये पूरे जो 8 प्रश्न थे जो कि निबंधात्मक थे, इन पूरे प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपने तरीके से लिखने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर लिखे हुए हैं वो सिर्फ आपको मार्गदर्शित करने के लिए ही लिखे गए हैं। परीक्षा में आपको अपने मन से इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर, अपने खुद के स्वयं के विचार के आधार पर उत्तर लिखने का प्रयास करना है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा अध्याय यहीं पे पूरा होता है। आगे मिलते हैं अगले किसी बिंदु के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।